लालू यादव की सरकार जनता से नहीं गई थी। जनता से तब गई जब कागज से माहौल बना। लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता चली गई। आपके सामने ही प्रशांत किशोर ने कहा था ना कि मेरा जो मोबाइल है ना, हाँ, वह बिल्कुल भर गया है। अब तो यह संकट है कि किसकी फाइल पहले खोली जाए। भाई मंगल पांडे के पिताजी का नाम क्या है, ये मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था। हाँ, और सोचिए मंगल पांडे की धर्मपत्नी का नाम, बेटा से विक्रम तक जिन जिन बड़े भूखंड की खरीद बिक्री हुई है उसका हिसाब किताब निकलवा लीजिए, आधा बिहार नंगा हो जाएगा। कुर्था आरजेडी के कब्जे की सीट है। 2020 में यहाँ बागी कुमार वर्मा चुनाव जीते थे। फिर से शांत हो गए हैं चिराग पासवान। क्या चल रहा है चिराग पासवान के मन में? अमित शाह के साथ हुई मीटिंग के बाद थोड़े खामोश हो गए। अमित शाह ने कहा है कि थोड़े शांत रहिए, मुझे लगता है कि एनडीए में ही रहेंगे। और फिर से हम कह रहे हैं कि उनकी सीटें 20 से 25। पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि आरजेडी के जीते हुए बागी कुमार वर्मा, क्या उनका टिकट कंटिन्यू हो रहा है? कि अभी 3 दिनों पहले नीतीश कुमार ने किसी को आशीर्वाद दे दिया। 3 दिनों पहले? हाँ, नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दे दिया, जाकर तुम तैयारी करो। अच्छा, हाँ, कौन है वो? कि जब भाई की चिता जल रही थी तो वह जलती हुई चिता में कूद गया था। भाई से इतना प्यार कर, इसे लोगों ने खींच कर निकाला और कई महीनों तक यह अस्पताल में। इसने फैसला किया कि अब मुझे राजनीति करनी है। यदि इन्हें जेडीयू का टिकट मिलता है कोटा से, यह जेडीयू के सबसे कम उम्र की उम्मीदवार होंगे। विजय कुमार चौधरी आजकल बहुत कुछ तय करते हैं। विजय कुमार चौधरी भी उस बैठक के दौरान उपस्थित थे। उन्होंने कह दिया, लिख लीजिए, कुर्था यही लड़ेगा। एक और है सुधीर शर्मा कुर्था, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे जिस रूप में लड़े। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी भी बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं, साथ में तेजस्वी यादव होंगे तो सफल। नीतीश कुमार ने जो फ्री बीज बांटे हैं, देखिए असली लड़ाई फ्री बीज की। विपक्ष को जिंदा रखना चाहिए, विपक्ष की आवाज को जिंदा रखना चाहिए, तभी सरकारें ठीक से काम करेंगी। नालंदा नीतीश कुमार का, लेकिन बिहार शरीफ नीतीश कुमार का। बिहार शरीफ में भी खेला है, बीजेपी के भीतर भी खेला है। बिहार शरीफ डॉक्टर सुनील कुमार का, और वहाँ किसनौत मजरौत ये सब भी बहुत झगड़ा है। भाजपा के भीतर परेशानी क्यों है? क्योंकि भाजपा के ही झंडा उठाने वाले इंजीनियर प्रफुल्ल पटेल ने यह दावा कर रखा है कि वह चुनाव लड़ेंगे। रीतलाल यादव का दानापुर, क्या होगा दानापुर का? जो रीतलाल यादव का नाम लेगा या रीतलाल यादव के साथ दिखेगा, पुलिस उसे उठाएगी और भीतर भेज देगी। पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि यहाँ नीतीश कुमार की दिलचस्पी बढ़ गई। दही गोप की पत्नी की चर्चा हो रही थी, हाँ, हो रही प्रियंका की, लेकिन वह चर्चा अब कम हुई है। अब रामकृपाल यादव, यदि मुकेश सहनी आते, मुकेश सहनी को 2020 में 11 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 16 से 18 सीटों की बात हो रही है। मुकेश सहनी ने कहा कि अमित शाह मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और साथ में यह भी कहा कि बीजेपी अजगर है। विधानसभा के चुनाव में जेडीयू की सीटें 1 या 2 अधिक होगी। कुर्सी लगाकर उन्होंने संदेशा दे दिया, जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। बिहार में 3 शक्तियां, भाजपा, जदयू, राजद, और इसमें बैलेंसिंग पावर जेडीयू के पास है। वह जिधर होता है सरकार उसकी। तो अंतिम सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है राजगीर की सीट। क्या कह रहा है राजगीर? कितने दिनों से आप राजगीर घूमने नहीं गए? काफी अरसा हुआ, सालों बीते। और नीतीश कुमार का बस चले तो बिहार की राजधानी राजगीर बन जाती। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज एक बार फिर से लेकर आया है बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट। आप बखूबी जानते हैं कि चुनाव में महज कुछ महीने ही बचे हुए हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर मीम्स का सिलसिला भी जारी है। देखिए, आपको बता दें कि एक मीम जिस पर हमारी नजर पड़ी उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि इश्क में और इलेक्शन में जो वादे किए जाते हैं वो हवाई फायरिंग की तरह होते हैं, लेकिन गुरु जनता भी जनता होती है और अगर जनता का मन और मस्तिष्क डोल गया तो फिर खेला भी हो जाता है।
तो एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि विधानसभा की ये सीटें क्या कुछ कह रही हैं, क्या कुछ ब्यौरा दे रही हैं और वहां का समीकरण क्या कुछ बता रहा है। तो सबसे पहले आप नजर डालिए कि कौन कौन सी सीटें हैं जिसका इस इलेक्शन पॉडकास्ट में हम जिक्र करने जा रहे हैं। देखिए, पहली सीट है कहलगांव की सीट, दूसरी है कुर्था की सीट, तीसरी है बिहार शरीफ की सीट, चौथी है बख्तियारपुर की सीट, पांचवी है दानापुर की सीट और छठी है राजगीर की सीट। तो आइए फिर बिना देरी के चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, एक बार फिर से बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट आ गया है और एक बार फिर से हम सीटों की चर्चा कर रहे हैं। पहली सीट है कहलगांव की सीट, क्या कह रहा है कहलगांव? देखिए, कहलगांव की जब हम बात कर रहे हैं तो भागलपुर जिले में कहलगांव की सीट है और जब भी कहलगांव की समस्याओं के बारे में मुझे सुनने को मिलता है तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मुझे याद है, मैं 1995-2000 के वक्त में इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कवर करने को जाया करता था। तब भी सड़क जाम की उतनी ही समस्या थी जितनी समस्या आज भी है। देखिए, आज की तारीख में 2020 में यहाँ चुनाव जीते बीजेपी के पवन कुमार यादव और बिहार में सबसे अधिक मत हासिल किया था पवन कुमार यादव ने। मूल रूप से यह ठेकेदार हैं, मतलब यह कहें कि इनका पहला पेशा ठेकेदारी रहा है। हाँ जी। और झारखंड में बड़ी ठेकेदारी एनटीपीसी के साथ, घर पीरपैंती में, और जब कहलगांव जाते हैं तब भी गेस्ट हाउस में ही ठहरते हैं। लेकिन कहलगांव विधानसभा क्षेत्र की जो मूल पहचान रही वह सदानंद सिंह, कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता हुआ करते थे जी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। नीतीश कुमार ने कई दफे कोशिश की कि सदानंद सिंह हमारे साथ आ जाए, लेकिन वे नहीं गए। तो 2015 में भी वे जीते थे। 2015 से 2020 के कार्यकाल में उनका निधन हुआ और 2020 में यहाँ पवन कुमार यादव बीजेपी को एंट्री मिल गई। नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। तो हमने क्यों कहा कि मुझे लगता है कि नाइंसाफी हुई है कहलगांव के साथ। अभी जो जीते हुए विधायक हैं पवन कुमार यादव, पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, आपने मिम्स की बात कर दी। तो हमने यह देखा कि वे एक मोटरसाइकिल पर ट्रिपल लोडिंग, अच्छा ठीक है, वे जा रहे हैं। क्यों मोटरसाइकिल से जा रहे हैं? क्योंकि जाम इतना अधिक है और उन्हें अदालत की कार्रवाई में पहुंचना था। तो उन्होंने मोटरसाइकिल का सहारा लिया। हाँ। और साथ में वीडियो भी चल रहा है। उस बातचीत में पवन कुमार यादव इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हम सड़कें नहीं बनवा पाए। अच्छा, सड़कों किसी यानी कि हम फेल रहे, ये बात मैं ये नहीं कह रहा फेल रहे। हाँ। मतलब वह यह भी कह रहे थे कि जो इंजीनियर्स हैं, जो ठेकेदार हैं, वह उनकी बातें नहीं सुनते हैं, विधायक जी की बात नहीं सुनते। तो फिर आप किस काम के? ठीक है ना। बड़ा सवाल यहीं से पैदा होता है। तो कहलगांव, हमने जैसा आपको कहा कि यह सीट सदानंद सिंह की सीट थी, लेकिन उनका निधन हुआ और 2020 के चुनाव में पवन कुमार यादव के सामने सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में ही उतरे थे। ठीक है। और चुनाव हार गए। पवन कुमार यादव बीजेपी, देखिए 1,15,538 मत आए थे, बहुत अच्छे मत आए। बिल्कुल। और शुभानंद मुकेश, जिनके पिता का यह घर था, वह कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 72,645 मत लाए, 42,893 मतों से चुनाव हार गए। ठीक है। तो शुभानंद मुकेश अब जेडीयू के साथ है, नीतीश कुमार के साथ। अच्छा। देखिए, सदानंद सिंह को नीतीश कुमार अपने साथ नहीं कर पाए, लेकिन शुभानंद मुकेश उनके साथ हैं। तो शुभानंद मुकेश जैसे ही जेडीयू में आए हैं, कहलगांव की चर्चा होती है। पवन यादव जो जीते हुए विधायक हैं, इन्होंने 2015 में भी चुनाव लड़ा था सदानंद सिंह के खिलाफ और इंडिपेंडेंट लड़े थे और यह तीसरे स्थान पर थे। ठीक है ना। आप समझते ही हैं कि पवन कुमार यादव टाइटल में यादव है। तो इन्हें कहने वाले यह भी कहते हैं कि इनकी सहानुभूति शुरू से आरजेडी वालों के साथ ज्यादा रही है। ठीक है। और आरजेडी वालों के साथ रही है। विश्वास मत परीक्षण के वक्त फरवरी 2024 में कुछ किस्से कहानियां भी सामने आ रही थी।
तो खैर उन बातों को छोड़िए। तो हमने यह कहा कि देखिए पवन कुमार यादव, सदानंद सिंह का घर तो अब रहा नहीं, अब यहां क्या होगा। देखिए नीतीश कुमार चाहते हैं शुभानंद मुकेश को, पवन कुमार यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात भी कही जाती है कि भाई झारखंड में ये अधिक समय जाया करते हैं, यहाँ कम रहते हैं, स्थानीय नहीं है, तो लोगों से संपर्क भी कम ही हो पाता है। तो अब देखना यह है कि क्या यह सीट एनडीए में जब सीट शेयरिंग होती है तो पवन कुमार यादव के लिए बीजेपी की बनी रहती है या फिर नीतीश कुमार शुभानंद मुकेश से किए गए वायदे को पूरा करने के लिए, सदानंद सिंह के सम्मान के लिए जो बैकुंठ धाम में निवास कर रहे हैं, यह सीट जेडीयू के लिए हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल देखने की बात, देखने वाली बात है। लेकिन बीजेपी में यदि पवन कुमार यादव का टिकट कटता है, ग्रहण लगता है कई कारणों से, तो कहलगांव की स्थिति को भी समझिए। कहलगांव में शुभानंद मुकेश के पिताजी सदानंद सिंह तब जीतते रहे जब बिहार में लवकुश पूर्णतः एकजुट था। अच्छा, ठीक है जी। मतलब कुर्मी, कोयरी, धानु, गंगोता बिल्कुल एक था। यहां कहलगांव में सदानंद सिंह कुर्मी, शुभानंद मुकेश भी कुर्मी पिता पुत्र, और पवन कुमार यादव। तो यह कुर्मी का क्षेत्र जरूर कहा गया सदानंद सिंह के कारण, लेकिन यहां कुर्मियों की आबादी बहुत नहीं है। कुर्मियों की आबादी यहाँ 7,500, 8,000 और इतनी ही संख्या में आप कह सकते हैं धानुक भी हैं, इससे कुछ अधिक गंगोता हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी आबादी जो है कुशवाहा जाति की आबादी। अच्छा, कुशवाहा जाति की आबादी। तो कुशवाहा जाति की आबादी बड़ी आबादी, तो इसलिए बीजेपी के भीतर भी मंथन चल रहा है। ठीक है ना, पवन यादव को लेकर। हाँ, पवन यादव को लेकर, और कुशवाहा जाति में जिस तरीके से यह लगाव पैदा हुआ है कि हम अपने ही जाति के उम्मीदवार को मत देंगे। तो देखिए अब किसका भरोसा है, किसका आश्वासन है। एक चंदन चंद्राकर हैं उर्फ चंदन कुशवाहा, बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़े पद पर थे। अच्छा। गुजरात में, मुंबई में और बिहार में इन्होंने नौकरी छोड़ दी है। इन्होंने नौकरी छोड़ दी है कहलगांव लड़ने के लिए। बैंकिंग की नौकरी छोड़ दी और बड़े पद पर, गुजरात में भी सभी लोग जानते हैं, अच्छा काम उन्होंने वहां किया है, और ये कहलगांव के हैं। इनके पिताजी जिनका नाम डॉक्टर दिगंबर प्रसाद, हमने बता ही दिया कुशवाहा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर दिगंबर प्रसाद को कहलगांव में डॉक्टर ऑफ पुअर्स माना जाता था, गरीबों का डॉक्टर। और जब कोरोना के समय में इनके पिता मतलब चंदन चंद्राकर के पिता डॉक्टर दिगंबर प्रसाद का निधन हुआ था, सोचिए कोरोना का काल, महामारी का काल। बिल्कुल बिल्कुल। तब भी उनकी अंतिम यात्रा में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, 10,000 से अधिक लोग, 10,000 से अधिक लोग अंतिम यात्रा में, वो भी कोरोना के वक्त। हाँ, कोरोना के वक्त में। सोच लीजिए कितना स्नेह और कितना प्रेम और कितना सम्मान था। तो अब ये चंदन चंद्राकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लॉ ग्रेजुएट हैं। अच्छा। और भाजपा के और आरएसएस से मतलब बिल्कुल स्वयं सेवक है, बाल सेवक रहे हैं। तो हमें नहीं पता किसका आश्वासन है, लेकिन लगातार यात्रा कर रहे हैं और वहां इनके नाम की बराबरी से गूंज सुनाई पड़ रही है। रथ यात्रा करा रहे हैं, राम मंदिर यात्रा कराया इन्होंने, कलश यात्रा कराया, हर घर भगवा लहरवाया, अभी योग दिवस के मौके पर बड़ा कार्यक्रम कराया। तो देखने की बात, देखने की बात, टकराहट चल रही है, लड़ाई मजेदार, टकराहट चल रही है जी। तो अब देखिए क्यों कुशवाहा फैक्टर महत्वपूर्ण हो गया है। कुशवाहा फैक्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि हमने कहा कि 2020 में शुभानंद मुकेश कांग्रेस के प्रत्याशी, बिल्कुल, तो यह सीट महागठबंधन में कांग्रेस के खाते की मानी जाएगी प्रथमतया, प्रारंभिक तौर पर। तो शुभानंद मुकेश तो चले गए जेडीयू में, तो अब कांग्रेस को उम्मीदवार की जरूरत है, और कांग्रेस को इस बात की समझ है कि यहाँ कुर्मी से और धानुक से अधिक कुशवाहा है। तो आपको याद होगा परवीन कुशवाहा भागलपुर में कांग्रेस के मजबूत चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, और 2020 में जब उन्हें भागलपुर में सामंजित कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था, तो उन्हें
अचानक एक रात को कह दिया गया कि आप जाकर पटना साहिब में नंदकिशोर यादव के खिलाफ चुनाव लड़िए। और वह चुनाव लड़ने भारी मन से नंदकिशोर यादव के खिलाफ पटना साहिब आ गए, पटना साहिब आ गए और यहां भी कड़ी चुनौती पेश कर दी थी, यहां भी कड़ी चुनौती पेश कर दी थी। तो कांग्रेस के भीतर परवीन कुशवाहा की चर्चा चल रही है। तो परवीन कुशवाहा की चर्चा से भी बीजेपी में इस बात का संतुलन बैठाया जा रहा है कि फिर यदि कुशवाहा कुर्मी नहीं तो कुशवाहा की संख्या अधिक, तो कहीं कुशवाहा इधर से उधर न भाग जाए। बिल्कुल, आपने देखा ही ना कैसे अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए, लोकसभा चुनाव 24 में। जी। तो देखिए, यह तो कांग्रेस की बात हुई। महागठबंधन में आरजेडी भी इस सीट की दावेदारी कर रहा है। अच्छा। और कौन दावेदारी कर रहा है? बिल्कुल दावेदारी कर रहे हैं संजय यादव, जो झारखंड में मंत्री हैं आरजेडी के कोटे से। जी आरजेडी के कोटे से। हाँ। उनके एक भाई जेडीयू के विधायक हैं, बिल्कुल हैं, बांका जिले से। वह भी बहुमत परीक्षण के वक्त क्या कर रहे थे, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, यह भी आपको याद होगा। आप तो उस रात बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर थी। तो संजय यादव अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जिनका नाम है रजनीश यादव, कहलगांव से। अच्छा। कहलगांव से। जी। तो महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच इस सीट को लेकर पेच फंसा है। ठीक है ना? हाँ। तो देखना यह होगा कि महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी में किसे, अब एनडीए में जेडीयू और बीजेपी में किसे। क्योंकि शुभानंद मुकेश के बारे में यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने यह भी भरोसा दिया है कि तुम्हें 2025 लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे, और यदि यहां न लड़ा पाए तो सुल्तानगंज में लड़ा देंगे। अच्छा। तो सुल्तानगंज के बारे में कहा जाता है कि जैसे हम लोग नालंदा को पूरे बिहार का कुर्मिस्तान कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, जी। तो सुल्तानगंज को भागलपुर का कुर्मिस्तान कहा जाता है। अच्छा। ठीक है ना? ठीक है। कहलगांव नहीं है, कहलगांव कुशवाहा जाति का। हाँ। तो यह स्थिति है इन दोनों महागठबंधनों की। अब यदि हम बात कर लें जेएसपीटी की, प्रशांत किशोर, अब तो देखिए कहां खेल बिगाड़ेंगे, कहां क्या करेंगे नहीं करेंगे, यह समझने की बात है। तो यहां मनोज मंडल हैं, जिला परिषद रहे हैं या हैं, धानुक जाति से आते हैं। तो यह हर घर बस्ता स्कूल बैग पहुंचाने का जिम्मा उठाए हुए हैं। और दूसरे हैं मंजर आलम, मुखिया हैं। प्रशांत किशोर तो समीकरण बैठा रहे हैं ना, रणनीतिकार हैं। हाँ, वह तो रणनीति के लिए ही जाने जाते हैं। तो यह कहलगांव की स्थिति है समरीन जी। बहरहाल ये कहलगांव की स्थिति है और ये कहलगांव बोल रहा है। लेकिन आपने जब जिक्र कर ही दिया है जनसुराज का, जिक्र कर ही दिया है प्रशांत किशोर का, तो इन दिनों प्रशांत किशोर भी बदला लेने के मूड में है। देखिए, उन पर कई तरह के आरोप लगाए जाते थे। कहा जाता था कि जनसुराज प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब ये कोई नहीं कह रहा है। यानी कि तमाम जबान पर ताला लग चुका है, पोल खोल अभियान चल रहा है। पहले दिलीप जायसवाल और उसके बाद मंगल पांडे को लेकर के कई बड़े बड़े खुलासे किए। करना क्या चाहते हैं प्रशांत किशोर? देखिए, अब बीजेपी की बी टीम नहीं कहे जा रहे हैं, क्योंकि वह जेडीयू और बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। बिल्कुल। और बिहार की राजनीति में सुचिता के हिसाब से देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो सबूत के साथ जनता के सामने आए। देखिए, सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद यह रिक्तता आ गई थी, वैकेंसी खाली थी। जो कोई ऐसा राजनीतिज्ञ जो कागज को समझे, कागज को पढ़े और उसके साथ विशेषज्ञ हों। मैं फिर से कहता हूं, लालू यादव की सरकार जनता से नहीं गई थी। जनता से तब गई जब कागज से माहौल बना। अच्छा। हाँ, जब यह पूरे बिहार में शोर हो गया कि चारा चोर चारा चोरी। कौन लोग थे? सुशील कुमार मोदी, ललन सिंह, शैलू राय, पीके सिन्हा, शिवानंद तिवारी, ये लोग कागज से मुकदमा लड़ रहे, जिनको आप कागज वाला डॉक्टर भी कहते हैं। ललन सिंह तो कागज वाले डॉक्टर हैं ही। सुशील मोदी भी। हाँ, ये दोनों कागज वाले डॉक्टर। तो जब कागज से आप बात करते हैं, सबूत कभी मिटते नहीं है, संचिकाएं कभी मरती नहीं है, कभी नहीं। हाँ, केस कभी खत्म नहीं होते हैं, बंद केस भी खुल जाते हैं। तो प्रशांत किशोर के पास आपको पता है सभी तरीके की टीम है।
बिल्कुल। हमें अभी अभी जानकारी मिली है जब इस कार्यक्रम को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कि उन्होंने सीबीआई के डीएसपी लेवल के 6 रिटायर्ड प्राधिकारियों को हायर किया है। अच्छा। हाँ, और ये सारे प्राधिकारी जो हैं बिहार के रहने वाले नहीं हैं। कोई तमिलनाडु के हैं, कोई कर्नाटका के हैं, कोई पंजाब के हैं, ताकि बिहार के किसी नेता के साथ जिनकी पोल खुलनी है उनके साथ इन प्राधिकारियों की संचिकाओं के निष्पादन में, संचिकाओं की जांच में कोई हमदर्दी ना हो। बिल्कुल, कोई गठजोड़ ना हो, कोई हमदर्दी ना हो जी। तो हमाम में सब नंगे थे। लेकिन यहां अब क्या है, नीतीश कुमार कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। हाँ, तो न इनकी फाइल खुल रही थी न उनकी फाइल खुल रही थी, न ये उनकी फाइल खोल रहे थे न वे इनकी फाइल खोल रहे थे। तो अब प्रशांत किशोर आ गए। और प्रशांत किशोर ने अभी सत्ता का सुख प्राप्त नहीं किया है, इसलिए उन पर कोई आरोप नहीं लग सकता है। देखिए, कई लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बन रहे हैं प्रशांत किशोर। हाँ। तो अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर में बुनियादी फर्क है। अरविंद केजरीवाल ने देश के भ्रष्ट नेताओं की एक सूची जारी की थी, जिसमें शरद पवार का नाम, जिसमें राहुल गांधी का नाम, जिसमें अखिलेश यादव का नाम, लालू यादव का नाम, तेजस्वी यादव का नाम, सभी के नाम थे। और कह दिया कि ये सारे के सारे भ्रष्ट हैं। लेकिन किसी के खिलाफ उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए थे। परिणाम ये हुआ कि बाद में इन सभी नेताओं से अरविंद केजरीवाल को लिखित माफी मांगनी पड़ी। बिल्कुल। लेकिन प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? सबूतों के साथ और उसका जवाब नहीं मिल रहा है। अब तो इस बात का शोर मचा है ना, चाहे आप दिलीप जायसवाल की बात कर लें, चाहे आप सम्राट चौधरी की बात कर लें, मंगल पांडे की बात कर लें, जीवेश मिश्रा की बात कर लें, अब तो इस बात पर बहस छिड़ी है कि ये सबूत दे कौन रहा है? ये कौन है घर का भेदी जो लंका ढा रहा है? नहीं, देखिए, आपको मैं बताऊं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर का भेदी सिर्फ पार्टी के भीतर नहीं है, घर के भीतर भी है। घर के भीतर भी है। अच्छा। एक बड़े नेताजी के भाई ने जाकर के पूरे दस्तावेज सौंप दिए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बड़े नेताजी के भाई ने जाकर, अब जब भाई दस्तावेज सौंपने लगे तो कलयुग आ गया है। हाँ, ठीक है, आप वही रहिए। विभीषण जब तक नहीं आएंगे तब तक तो। और भाई देखिए, अब लोग क्या कह रहे हैं, सम्राट चौधरी ने कहा प्रशांत किशोर मेरे भाई हैं। अशोक चौधरी ने कहा मैं मुकदमा किया हूं फिर भी प्रशांत जी कहता हूं। दिलीप जायसवाल अब कुछ नहीं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने हाथ जोड़ लिया। मुकेश सहनी ने कहा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, चिराग पासवान दोस्ती हैं। अब यह बात भी समझ में नहीं आती है कि अशोक चौधरी पर आरोप लगता है कि उन्होंने टिकट खरीदा, लेकिन जहां से टिकट बिका वह दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वह दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। तो अभी हमाम में कितने लोग नंगे हो जाएंगे। अभी तो आपके पास भी फोन आते होंगे क्योंकि आप जनसुराज खबर करती हैं कि अगला नंबर किसका है। बिल्कुल। अगला नंबर किसका है, सब यही जानना चाह रहे हैं। हॉट क्वेश्चन यही बना हुआ है बिहार का। मुझे पता है कि बिहार सरकार के एक मंत्री हैं जी, उनकी संचिका भी खुलने वाली है ही, शायद खुल ही जाएगी। लेकिन उनके एक मित्र हैं जो प्रशांत किशोर की कोर टीम में हैं। अच्छा। जिन्होंने वीटो पावर लगा कर रखा है अभी कि अभी मत खोलिए। अच्छा। हाँ, अभी मत खोलिए। हाँ, ये सब भी हो रहा है। संचिका कहीं और से आई है, लेकिन इसीलिए प्रशांत किशोर ने बाहर के लोगों को, जिनको पता ही नहीं चले कि भाई बिहार वालों को पता चल जाए कि अच्छा सबरीन जी की संचिका खुलनी है तो ज्ञानेश्वर जी पैरवीकार हो गए, ज्ञानेश्वर जी की संचिका खुलनी है तो सबरीन जी पैरवीकार हो गए। तो प्रशांत किशोर तो देखिए स्ट्रेटेजिकल आदमी है, उन्होंने अब ऐसे लोगों को हायर कर लिया जिनका बिहार के लोगों से वास्ता ही नहीं है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में दिल्ली पुलिस वाले तैनात नहीं किए जाते हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कर्नाटक की पुलिस तैनात होती है और तमिलनाडु की पुलिस तैनात होती है जो भाषा भी नहीं समझती है, भाषा भी नहीं। लेकिन छेद हो जाता है, वहां भी छेद हो जाता है। तो अभी किसकी फाइल खुलेगी? और फिर हम करें, एक बात को स्पष्ट रखिएगा, बिहार में धार्मिक ध्रुवीकरण पर चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। यह 2015 ने दिखा दिया है। 2015 ने दिखा दिया। ठीक है, 2015 में गाय तक चली गई थी भाजपा, ठीक है ना, लेकिन महागठबंधन की जीत हुई थी। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। डीएनए वाला मुद्दा चमक गया था। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर
लालू यादव, राबड़ी देवी की सत्ता चली गई। सत्ता चली गई। अरविंद केजरीवाल को अब जनता के वोट से नहीं हरा पा रहे थे, लेकिन जब भ्रष्टाचार की फाइलें खुलने लगी तो जनता ने साथ छोड़ दिया। तो अब जब देखिए ये भ्रष्टाचार की बातें हो रही हैं तो परसेप्शन बिगड़ रहा है कि अच्छा ये भी इसके भी दामन में दाग है। हाँ, इसके दामन में भी दाग है। इसके दामन में भी दाग है। तो प्रशांत किशोर बिहार के नए हुसल ब्लोअर हैं। और जनता के लिए ठीक ही है, क्योंकि भाई आप जो भी कुछ लूट कर ले जाते हैं जनता की गाढ़ी कमाई को। प्रशांत किशोर जब कभी मौका मिलेगा तो देखा जाएगा कि भाई वो लूटते हैं कि वो सेवा करते हैं, तब उनको भी कसौटी पर तोला जाएगा। लेकिन वही सवाल हम आपसे भी पूछेंगे कि नेक्स्ट इज हु? नहीं, ये तो कहां पता है, ये किसी को नहीं पता। ये किसी को पता नहीं है। आपके सामने ही प्रशांत किशोर ने कहा था ना कि मेरा जो मोबाइल है ना, वह बिल्कुल भर गया। अब तो जनता जो है ना आगे आ रही है। अब तो यह संकट है कि किसकी फाइल पहले खोली जाए, और वह भी टैक्टिकल। देखिए वो पल्स रेट बढ़ाते रहते, कहते हैं दिन भर में 2 ही पैरासीटामोल खाने की जरूरत है। कहते हैं अभी तो पहली किस्त जारी की है, बिल्कुल। दूसरी किस्त के लिए अब दूसरी किस्त में क्या है। भाई मंगल पांडे के पिताजी का नाम क्या है यह मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। और सोचिए मंगल पांडे की धर्मपत्नी का नाम, फिर दिलीप जायसवाल का बैंक अकाउंट नंबर, फिर वहां जहां जिस बिल्डर को पैसा दिया गया, फिर उसके डीड्स। तो कोई ना कोई तो घर का भेदिया लंका था। और भाजपा के भीतर यह चल रहा है कि जब किसी का विकेट गिर रहा है तो वो अपने दुश्मन का भी विकेट गिरवा दे रहा है। ये भी हो रहा है। और अब तो कहने वाले लोग कह रहे हैं कि बेटा से विक्रम तक पिछले 10 वर्षों में जिन बड़े भूखंड की खरीद बिक्री हुई है उसका हिसाब किताब निकलवा लीजिए, आधा बिहार नंगा हो जाएगा। आधा बिहार नंगा हो जाएगा। तो चलिए अगली सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है कुर्था की सीट। सब जानना चाह रहे हैं कि कुर्था में बड़ी हलचल है इस बार, कौन आगे है कौन पीछे है, किसकी चर्चा है? देखिए कौन आगे कौन पीछे, तो अभी टिकट की रेस की बात करनी होगी कि टिकट की जो झपटा झपटी चल रही है। तो कुर्था आरजेडी के कब्जे की सीट है। 2020 में यहाँ बागी कुमार वर्मा चुनाव जीते थे, पुराने नेता हैं, लेकिन इनकी उम्र अब 70 साल हो गई। तो इन्हें कंटिन्यू किया जाता है या नहीं किया जाता है, यह तेजस्वी यादव पर निर्भर होगा। बिल्कुल। और 2020 के चुनावी नतीजे को हम देखते हैं। बागी कुमार वर्मा आरजेडी के प्रत्याशी 54,227 मतों से चुनाव जीते। ध्यान रखिएगा शाहबाद और मगध की सीटें, सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में हम कहते हैं कि जब आरजेडी, माले और कांग्रेस एक साथ हो जाती है, तो डेडली कॉम्बिनेशन। तो बागी वर्मा चुनाव जीते 54,227 मत लाकर। सत्यदेव सिंह जेडीयू के अब नहीं रहे। कुछ ही महीने पहले, शायद पिछले ही महीने उनका निधन हो गया। 26,417 मत लाए थे, 27,810 मतों से चुनाव हारे थे। एलजेपी, देखिए चिराग पासवान 2020 में क्या कर रहे थे आपको पता है। भुवनेश्वर पाठक चिराग के हनुमान थे और चिराग नरेंद्र मोदी के हनुमान थे, नीतीश के दुश्मन थे। तो उन्हें 20,509 मत आए थे। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो यहाँ सत्यदेव सिंह जो अब नहीं रहे, बैकुंठ धाम को चले गए, वह चुनाव जीते थे 43,676 मत लाकर। और अशोक वर्मा आरएलएसपी की उम्मीदवार थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, तब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के हिस्सा थे, वह चुनाव हारे थे। उन्हें 29,557 मत मिले थे, 14,119 मतों से हार हुई थी। 2010 में भी सत्यदेव सिंह चुनाव जीते थे और उनकी लड़ाई शिवबचन यादव से हुई थी। तो पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि आरजेडी के जीते हुए बागी कुमार वर्मा, क्या उनका टिकट कंटिन्यू हो रहा है? बिल्कुल। बिल्कुल, उम्र हो गई है। तो कई लोग कहते हैं कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन बागी कुमार वर्मा, कुशवाहा राजनीति फिर यहाँ आ गई। अच्छा। फिर यहाँ आ गई। ठीक है। कुर्था कुशवाहा बाहुल्य। तो उम्र अधिक, यदि कोई फैसला होता है तो फिर कौन? तो फिर कौन? तो एक चर्चा बहुत तेज है कि अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद के सांसद बन गए, 2015 में टिकारी से चुनाव जीते थे, जेडीयू से जीते थे। जेडीयू से जीते थे। 2020 में बेलागंज से हार गए थे जेडीयू के टिकट पर। 2024 में आरजेडी में आए और औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ को धा दिया और चुनाव जीत गए। तो कुशवाहा राजनीति के एक बड़े चेहरे के रूप में
उनका उभरे हैं। प्रकटीकरण हुआ है। इधर के दिनों में आपने देखा ही कि युवा राजद का उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 57 साल के हैं लेकिन युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ठीक है ना। जी हाँ? जी जी। तो चर्चा ये है कि अभय कुशवाहा अपनी पत्नी को, पहले खबर यह चल रही थी कि टेकारी से लड़ना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन टेकारी कांग्रेस की सीट है, ठीक है। वैसे वहां भी नजर लगी है, लेकिन समीकरण यह बैठाया जा रहा है क्योंकि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में डांगी भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि टेकारी में कांग्रेस से सीट छीनी जाए, किसी डांगी को लड़ा दिया जाए, लेकिन कांग्रेस सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अभय कुशवाहा अपनी पत्नी के लिए पैरोकारी कर रहे हैं, यानी कि लॉन्च करना चाह रहे हैं। वो कोठा से लॉन्च करना चाह रहे हैं। हाँ। यहाँ शिव बच्चन यादव, जिनके बारे में हमने कहा कि 2010 में यह चुनाव लड़ने को आए थे, आरजेडी की टिकट पर सतदेव सिंह हार गए थे, तो वह भी चाहते हैं कि हमें आरजेडी का टिकट मिले यदि बागी कुमार वर्मा को रिटायर कराया जा रहा है तो अब ऐसी स्थिति। अब देखिए तीसरे उम्मीदवार में है, एक है मशकूर अहमद। अच्छा। ये जिला परिषद के चेयरमैन रहे, अरवल जिला परिषद के चेयरमैन रहे। इन्हें कभी आरजेडी से लड़ाया भी गया था। तो ये तो स्थिति है इधर। अब रही बात एनडीए से। एनडीए में इस सीट को लेकर तनातनी की थोड़ी सी स्थिति है जेडीयू के बीच और आरएलएम के बीच। अच्छा, ठीक है ना। दोनों की नजरें हैं। ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा के एक उम्मीदवार हैं पप्पू वर्मा, उन्हें लड़ना चाहते हैं। लेकिन हमें अभी लेटेस्ट जानकारी मिली है, जब मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग के लिए बैठा, कि अभी 3 दिनों पहले नीतीश कुमार ने किसी को आशीर्वाद दे दिया। 3 दिनों पहले? हाँ, नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दे दिया, जाकर तुम तैयारी करो। अच्छा। हाँ, कौन है वो? उनका नाम है यश वर्मा एलियस उत्तम कुशवाहा। यश वर्मा एलियस उत्तम कुशवाहा। हाँ, जी। तो ये कौन है, इनकी चर्चा हम विस्तार से बताएं उसके पहले सत्यदेव सिंह जो बैकुंठ धाम को चले गए हैं, तो नीतीश कुमार थोड़ा परिवार का भी ख्याल रखते हैं। तो सत्यदेव सिंह के परिवार में परेशानी क्या है कि सत्यदेव सिंह ने 2 शादियां की। अच्छा। रामविलास पासवान की तरह। ठीक है ना। तो एक पत्नी गांव में, एक पत्नी पटना। अच्छा। तो जो दूसरी पत्नी है पटना में रहने वाली, सत्यदेव सिंह के निधन के बाद वह भी टिकट की दावेदारी करने लगी है। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है ना, तो नीतीश कुमार इस पचड़े में नहीं फंसते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो जिसे आशीर्वाद देने की चर्चा बहुत तेज है, यश वर्मा उर्फ उत्तम कुशवाहा। यदि इन्हें जेडीयू का टिकट मिलता है कोठा से, तो संभव है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में यह जेडीयू के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार होंगे। सबसे कम उम्र के उम्मीदवार? 25 साल से कुछ महीने अधिक। अच्छा। 25 साल से कुछ महीने अधिक। तो ये हैं कौन? ये मगध विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, छात्र जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष रहे हैं मगध विश्वविद्यालय के। और शुरुआत से देखिए, राजनीति में शायद इस लड़के को नहीं आना था, जो जानकारी हमें मिल रही है। यह पहले क्रिकेट में लगा हुआ, हाँ, क्रिकेट में रुचि ले रही थी, क्रिकेट में रुचि थी। और ईशान किशन के साथ ही खेले हैं? नहीं, मतलब जो ईशान किशन जब प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ईशान किशन के साथ ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इनके एक भाई थे, इनकी सगाई भी 1 या 2 दिन पहले हुई थी। अच्छा। अब कैसे घटना घटी, क्या हुई, आज तक सस्पेंस बरकरार है। पार्सल बम का विस्फोट हुआ। पार्सल बम? हाँ। अच्छा। पार्सल बम का विस्फोट हुआ और उसमें उत्तम कुशवाहा के बड़े भाई की हत्या हो गई। ठीक है। तो इस हत्या के बाद तो आप समझ ही सकते हैं। बिल्कुल। तो यह लड़का जो उत्तम कुशवाहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि जब भाई की चिता जल रही थी तो वह जलती हुई चिता में कूद गया था। भाई से इतना प्यार करता था। जलती हुई चिता में कूद गए थे? जलती हुई चिता में कूद गया था। इसे लोगों ने खींच कर निकाला और कई महीनों तक यह अस्पताल में, और इसके बाद इसने फैसला किया कि अब मुझे राजनीति करनी है। तो छात्र राजनीति इसने शुरू की। तो हमें किसी ने बताया, बहुत भरोसेमंद सूत्रों ने बताया कि 3 दिनों पहले नीतीश कुमार ने आशीर्वाद दे दिया है। हाँ, बुलाया था। और नीतीश कुमार आजकल किसी से मुलाकात करते हैं तो 2 मिनट 4 मिनट, लेकिन इस लड़के से इतना प्रभावित हुए कि 45 मिनटों तक बातचीत करी उन्होंने। अच्छा। 45 मिनटों तक जी। और उन्होंने कहा कि अच्छा, वो 2015 की घटना वाले में जो लड़का मरा था वो तुम्हारा भाई था? मैं तो समझ रहा था वो अभय का अपना भाई था। अच्छा। हाँ, तो इतनी बात उन्होंने कही। और वहीं देखिए, हमें मुख्यमंत्री के करीबी लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वहीं पर, विजय कुमार चौधरी आजकल बहुत कुछ तय करते हैं, विजय कुमार चौधरी भी उस बैठक के दौरान उपस्थित थे। उन्होंने कह दिया, लिख लीजिए, कुर्था यही लड़ेगा।
कम उम्र का लड़का है, ठीक है, लंबे समय तक। और यह भी कहा गया कि चलो तुम आगे बढ़ो, तुम्हें उधर संभालना है। तो यदि यह बात सच बड़ा है, आश्वासन हाँ, है ये तो यदि यह बात सच है तो कुर्था में जेडीयू की उम्मीदवारी तय हो गई है, जेडीयू की उम्मीदवारी तय हो गई है। अब बात कर लीजिए जेएसपीटी की, जनसुराज की। तो कोई मंटू मुखिया हैं जो जनसुराज का झंडा उठाए हुए हैं, और बिल्कुल मतलब इधर उधर, मतलब तो क्या होगा क्या नहीं होगा, जनसुराज से तो उम्मीदवारों की लिस्ट निकालना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। वहां तो इतनी लंबी लाइन है कि मत पूछिए, इतनी लंबी लाइन है कि मत पूछिए। एक और है सुधीर शर्मा कुर्था में, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे जिस रूप में लड़े। निर्दलीय लड़ना होगा निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे अब किसका खेल बनाएंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे, पता नहीं भगवान मालिक। तो ये कुर्था की स्थिति है समृद्ध जी, ये कुर्था की स्थिति है। लेकिन अब हम जिक्र करेंगे राहुल गांधी की यात्रा का भी। आप लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल बदली बदली नजर आ रही है, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 14 दिनों के लिए राहुल गांधी बिहार में होंगे। रात्रि विश्राम भी करेंगे, यात्रा भी करेंगे, घर घर भी जाएंगे। इस बार कांग्रेस बिल्कुल बदली बदली नजर आ रही, क्या लगता है नहीं, जब कितना खेल बनाएगी, कितना बिगाड़ेगी? जब मुझे ये जानकारी मिली कि राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार की यात्रा करने वाले हैं 14 दिनों तक, तो हमने गांधी परिवार की हिस्ट्री को खंगाला। अच्छा, हाँ, ठीक है। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, हाँ, राहुल गांधी। तो पहली बार 14 दिनों तक, 14 दिनों तक, पता नहीं राहुल गांधी को कहीं से यह लग गया हो कि इंदिरा गांधी को फिर से सत्ता में आने का अवसर कहाँ से मिला? बेल्छी याद है ना, बेल्छी याद है ना, हाथी याद है, हाथी याद है ना, हाथी, वो बारिश 77 में हारी और 2 साल के बाद आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को वापस लाएंगे, हाँ, इंदिरा को वापस लाएंगे। तो अब राहुल गांधी ने पूरा ध्यान, और देखिए राहुल गांधी को इस बात की समझ है कि कांग्रेस को कब तक हम बैसाखी पर रखें, कांग्रेस को कब तक हम बैसाखी पर रखें, और यदि इस बार कहीं चूक होती है महागठबंधन की और सरकार नहीं बनी, देखिए आज की तारीख में फिर से हम कहें कि एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं है, अंतर बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना। प्रशांत किशोर पर सब कुछ निर्भर करता है। प्रशांत किशोर किसकी, हम बार बार कह रहे हैं, प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की लिस्ट आने दीजिए। 11 अप्रैल 2024 को प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में सुपर फ्लॉप दिखाई पड़े थे, और वही प्रशांत किशोर अगस्त महीने में अब सबका खेल बिगाड़ते और सबका हाजमा बिगाड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन राजनेताओं की और पार्टियों की स्थिति यह है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कितना पैरासीटामोल खा लें, कितना पैरासीटामोल खा लें। प्रशांत किशोर कहते हैं 2 से अधिक पैरासीटामोल खाना नहीं है। राहुल गांधी ने आपको भी बुला ही लिया है यात्रा में चलने के लिए, तो आप जा ही रही हैं। तो राहुल गांधी बिहार एनडीए का चीरफाड़ करने आ रहे हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि सिर्फ एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी यदि बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, साथ में तेजस्वी यादव होंगे, तो सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, देखिए आप कह रहे हैं ना कि 62 लाख 65 लाख लोगों के नाम करके 60 करोड़ से अधिक लोगों के नाम तो है ना, 7 करोड़ से अधिक लोगों के। हाँ, तो केवल उस बिहार की बदहाली, बिहार की जरूरतें, और जिस तरीके से प्रशांत किशोर एक्सपोज कर रहे हैं एनडीए को, देखिए तेजस्वी यादव वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसलिए नहीं कर पाएंगे कि जो लीगेसी मिली हुई है लालू यादव से, तो कहा जाएगा कि अच्छा ये आरजेडी वाले क्या भ्रष्टाचार के बारे में बोलेंगे, ये आरजेडी वाले क्या बोलेंगे। और राहुल गांधी कितना बोले बिहार के बारे में। देखिए छोटे छोटे मुद्दे पर प्रशांत किशोर बोल देते हैं, राहुल गांधी तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 14 दिनों तक यदि बिहार में भ्रमण कर लेते हैं, तो बिहार चुनावी मोड में, और फिर नीतीश कुमार ने जो फ्री बीज बांटे हैं ना, देखिए असली लड़ाई फ्री बीज की है। अच्छा, असली लड़ाई फ्री बीज की है। और नीतीश कुमार इस मिजाज के नहीं होते थे, लेकिन भाजपा का दबाव, चुनाव की जरूरतें, आपने देखा ही 10 अगस्त को 1 करोड़ से अधिक लोगों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि चली गई। उस सूची को अपडेट नहीं किया गया कि कितने लोग मर गए और कितने लोग यहां से चले गए। हाँ, वोटर लिस्ट तो राहुल गांधी आ रहे हैं, अच्छी बात है। और हम तो बार बार कहते हैं
कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा आवारा हो हो जाता जाती है। है। तो जमहूरियत में विपक्ष को जिंदा रखना चाहिए, विपक्ष की आवाज को जिंदा रखना चाहिए, तभी सरकारें ठीक से काम करती है। तभी जनता की सुनी जाएगी। हाँ, जनता की सुनवाई होती है। जनता की सुनवाई होती जी। है। तो अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बिहार शरीफ की सीट, और ये भी बड़ी हॉट सीट है। सब जानना चाह रहे हैं कि इस बार बिहार शरीफ क्या कह रहा है, समीकरण क्या कह रहा है वहां। देखिए, आप चली गई नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में। जी। नालंदा नीतीश कुमार का है, लेकिन बिहार शरीफ नीतीश कुमार का नहीं है। बिहार शरीफ की सीट बीजेपी की है, और बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र ने नीतीश कुमार को 2015 में भी आईना दिखाया है, नकार दिया। हाँ, नकार दिया। 2015 में भी डॉक्टर सुनील कुमार, हम यह कह सकते हैं कि पूरा नालंदा नीतीश कुमार का, इस्लामपुर में संयोग से जीत गए थे 2020 में आरजेडी वाले, पूरा नालंदा नीतीश कुमार का, लेकिन बिहार शरीफ नहीं। बिहार शरीफ डॉक्टर सुनील कुमार का, डॉक्टर सुनील, हाँ, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, जाति से कुशवाहा भी हैं, हाँ, ठीक है ना। लेकिन बिहार शरीफ में भी खेला है, बीजेपी के भीतर भी खेला है। अच्छा। बीजेपी के भीतर भी खेला है, और आरजेडी में भी मगजमारी है। तो क्या स्थिति है जब हम टिकट की झपटा-झपटी टिक टिक की बात करते हैं? हाँ। तो 2020 में डॉक्टर सुनील कुमार बीजेपी के 81,888 मत लाकर चुनाव जीते। ध्यान रखिएगा, 2020 में नीतीश कुमार साथ में थे, 81,888 मत। और यहां से आरजेडी ने भी एक ऐसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जिसका नाम भी सुनील कुमार। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, जी। दोनों उम्मीदवारों के पिता के नाम को दर्ज करना पड़ा था ईवीएम मशीन पर। अच्छा, ठीक है ना। तो वो बीजेपी वाले सुनील कुमार कुशवाहा, और ये आरजेडी वाले सुनील कुमार साव, मतलब बनिया जी। तो उन्हें आया 66,786। 15,102 मतों से चुनाव जीते सुनील कुमार। यहां तीसरे नंबर पर, या नंबर आगे पीछे और भी हो सकता है, आफरीन सुल्ताना। अच्छा। पप्पू खान कभी यहां से चुनाव जीते थे, ठीक है ना, ताकतवर, लेकिन बाद में उनका ग्राफ नीचे चल गया। तो उनकी पत्नी है। तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ी, 13,443 मत आया। निर्दलीय, हाँ, निर्दलीय। अब देखिए, यहां मेरी टिप्पणी यह है कि आफरीन सुल्ताना को 13,443 मत मिले, पप्पू खान की पत्नी को, और बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में जितने मुसलमानों की संख्या है, इसका मतलब संपूर्ण मुसलमान नहीं थे उनके साथ, नहीं थे आफरीन सुल्ताना के साथ। वह आरजेडी के साथ रहे। हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए 2015 का नतीजा, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तब भी डॉक्टर सुनील कुमार जीते बीजेपी से। नीतीश कुमार को कितना बड़ा झटका लगा होगा। बिल्कुल। तो 76,201 मत आए थे। तो नीतीश कुमार नहीं थे तब बीजेपी के डॉक्टर सुनील कुमार को 76,201 मत आए, और 2020 में जब नीतीश कुमार साथ थे तो 81,888 मत आया। मतलब करीब 5,000 मत घटे या बढ़े नीतीश कुमार की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में। 2015 में नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे तो जेडीयू से यहां मुसलमान को टिकट दिया गया, मोहम्मद असगर शमीम को, आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस के अलायंस, 73,861 मत। ठीक है, ठीक है। और सुनील कुमार साव को 2020 में आया 66,786 मत। हम दोनों के मतों की तुलना इसलिए कर रहे हैं कि आप आरजेडी और जेडीयू का मत इसमें कितना होगा इसको आप मान लीजिए। तो असगर शमीम को मुसलमानों का मत मिला, लेकिन तब भी पप्पू यादव की पार्टी से पप्पू खान की पत्नी आफरीन सुल्ताना खड़ी हो गई थी। अच्छा। उन्हें 12,635 मत। ठीक है, ठीक है, हाँ। 12,635 मत। तो 2015 के नतीजों को हम इस रूप में चिन्हित कर सकते हैं कि यदि आफरीन सुल्ताना उम्मीदवार न होती पप्पू यादव की पार्टी से, तो 2015 में भाजपा का किला
यह नहीं रहता, ढह जाता, ढह जाता। बिल्कुल, और हाँ। असगर समीम जेडीयू वाले चुनाव जीत जाते क्योंकि 2340 मतों का ही अंतर था और अफरीन सुल्ताना को 12635 मत आ गए थे पप्पू यादव की पार्टी। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, हाँ। तो यहाँ बीजेपी की जीत अफरीन सुल्ताना के कारण। बिल्कुल। अब बात कीजिए 2025 की। हाँ, अब बिहार शरीफ की बात करते हैं तो बात हमने कहा डॉक्टर सुनील कुमार कुशवाहा हैं और नालंदा कुर्मिस्तान है। तो डॉक्टर सुनील कुमार बिहार सरकार में मंत्री भी बनाए गए, समझ सकते हैं उनका वजन बढ़ा। लेकिन डॉक्टर सुनील कुमार की परेशानी भाजपा के भीतर ही है। अच्छा, भाजपा के भीतर परेशानी क्यों है? क्योंकि भाजपा के ही झंडा उठाने वाले, मजबूती से झंडा उठाने वाले इंजीनियर प्रफुल्ल पटेल अच्छा, ने यह दावा कर रखा है कि वह चुनाव लड़ेंगे। दावा कर दिया है। दावा कर रखा है कि चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी से किसी ने भरोसा दिया है, मुझे इस बात की संभावना कम दिखती है। लेकिन वह चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने बाजाबता टीम हायर कर रखी है। प्रशांत किशोर के ही पुराने चेले चपाटी हैं जो उनके लिए बूथ लेवल की कमेटियां बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, संसाधन से संपन्न है। एस कुमार से भी इनका नाम जुड़ता है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, माल जाल की कमी नहीं है। शोभा यात्रा निकालनी हो या बीजेपी का भगवा ध्वज लहराना हो, और शेखपुरा में जो जेडीयू के विधायक रणधीर सोनी 2 बार चुनाव जीते, उनके रणनीतिकार और उनके पथ प्रदर्शक, राजनीतिक सलाहकार, राजनीतिक संबंधी भी ये रहे हैं। ठीक है ना। नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यह मेयर का चुनाव भी लड़ना चाहते थे। अच्छा। लेकिन वहां ये हो गया, मेयर का चुनाव आरक्षित हो गया कि भाई इस जाति के लोग नहीं लड़ेंगे, तो ये नहीं लड़ पाए। तो अब इंजीनियर प्रफुल्ल पटेल यदि चुनाव लड़ते हैं, कुर्मी और कुशवाहा में मतलब विभाजन होता है, तब फिर यहां संकट की स्थिति होगी। बिल्कुल होगी, संकट की स्थिति होगी, संकट की स्थिति होगी। तो ये तो बीजेपी में घमासान है। डॉक्टर सुनील कुमार की नींदें तो उड़ा दी। हाँ, नींदें उड़ा दी है कि भाई इंजीनियर प्रफुल्ल पटेल यदि भाजपा के हैं तो फिर वह इस तरीके से चुनाव की तैयारी कैसे कर रहे हैं, और यदि वह अंतिम समय में यह फैसला बनाए रखते हैं कि हमें चुनाव लड़ना ही लड़ना है, और किसी कोण से चुनाव लड़ लेते हैं, किसी का झंडा उठाकर चुनाव लड़ लेते हैं, तो फिर वोट विभाजन तो हो गए। हाँ, एनडीए के ही मत में। क्योंकि आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि 2020 में महागठबंधन के उम्मीदवार को 66,786 मत आया, और 2015 में 73,861, इसमें कुछ नीतीश कुमार के भी मत। ठीक है ना। तो अब ये तो इंटरनल है, इंटरनल है। ठीक है ना। तो इंजीनियर प्रफुल्ल पटेल का चुनाव लड़ना तय है। अब आरजेडी की बात करते हैं। तो आरजेडी में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सुनील साहू को क्या फिर से लड़ाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मजबूत दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है। लेकिन कई और नामों की चर्चा चलती है, जैसे एक आयशा फातिमा है। हाँ, आयशा फातिमा है, जगह आपको पोस्टर्स हाँ, जेएनयू से पढ़ी लिखी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कितनी मजबूत है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। हाँ, किसी को नहीं पता। ठीक है ना। तो उनके हस्बैंड शायद बिल्डर हैं या हाँ, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा 2020 में कि इस पूरे इलाके में तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया था। मोहम्मद कामरान, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बरबीघा, शेखपुरा, हाँ, पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, इन जिलों में सिर्फ एक मुसलमान को आरजेडी ने टिकट दिया था, गोविंदपुर में मोहम्मद कामरान। हाँ, जीते भी। और फिर से माना जा रहा है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, भले ही कौशल यादव आरजेडी में आ गए हैं और राजबल्लभ यादव से नाता टूट गया है। तो आयशा फातिमा लगी हैं। अब देखिए, दानिश मलिक भी एक है। अच्छा। हाँ, इनकी माँ डिप्टी मेयर है, इनकी माँ डिप्टी मेयर है, वह भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। पप्पू खान अफरीन सुल्ताना, हाँ, यह भी फिर आरजेडी के दरवाजे पर खड़े हैं। हाँ। अब चलिए, प्रशांत किशोर तो इधर के दिनों में एकदम बिल्कुल नालंदा बार बार नालंदा ही जाते हैं। तो एक दिनेश कुमार कुशवाहा प्रतिष्ठा भी है, और बिहार शरीफ के पहले मेयर रहे 2007 में। ठीक है। और दून स्कूल के पढ़े हुए हैं, दून स्कूल के जहां राजीव गांधी पढ़े, और समझ सकते हैं दून स्कूल में पढ़ना कितनी बड़ी बात। प्रशांत किशोर के बेटे भी दून स्कूल में पढ़ते हैं, यह भी आप जानती ही हैं। और लैंडलॉर्ड भी बड़े हैं। तो दिनेश कुमार कुशवाहा का भी चुनाव लड़ना तय है। जनसुराज से लड़ना चाहते हैं, टिकट की
टिकट का फैसला तो वो करेंगे। बिल्कुल जी। एक कौवा मुखिया है, कौवा मुखिया, हाँ कौवा मुखिया, नाम कुछ और होगा, लेकिन लोग कौवा मुखिया है। और जो वर्तमान मेयर है मनोज तांती, देखिए तांती तत्वा, हाँ तांती तत्वा, तो बिहार में एक मेयर भी है, वो भी नीतीश कुमार के गृह जिले बिहार शरीफ का मेयर, हाँ मनोज तांती। यह आईपी गुप्ता की पार्टी में नहीं है, प्रशांत किशोर के साथ हैं। नहीं, प्रशांत किशोर के साथ हैं कि नहीं है, यह चुनाव लड़ेंगे, यह चुनाव लड़ेंगे, ठीक है ना, कैसे भी हाँ चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है प्रशांत किशोर की पार्टी से ही लड़ जाए, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी में तो अभी घोषित तौर पर दिनेश कुमार कुशवाहा पहले मेयर हैं, और मनोज तांती चुनाव लड़ेंगे तो खेल बिगाड़ेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मेयर की ताकत ऐसे ही अधिक ताकत होती है। तो यह तो है बिहार शरीफ की स्थिति, ये है बिहार शरीफ की स्थिति। लेकिन अब हम जिक्र करेंगे सीतामढ़ी का, क्योंकि अब हम जिक्र करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी आए हुए थे और एक तस्वीर वायरल हो गई, और अब उस तस्वीर को लेकर के तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे। और आपने भी उस तस्वीर में देखा होगा कि बड़ी वाली कुर्सी पर विराजमान है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीची वाली कुर्सी पर है, कुर्सी कहें या तख्ता कहें, उस पर गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ और एक तरफ है सम्राट चौधरी। क्या कह रही है तस्वीर, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। देखिए, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अमित शाह नीचे वाली कुर्सी या तख्ता पर विराजमान थे। अच्छा, अमित शाह आसन पर विराजमान थे। देखिए, पूजा में यजमान और पुरोहित का आसन होता है, और दोनों ही बड़े पवित्र होते हैं, दोनों ही बड़े पवित्र होते हैं। हाँ, नीतीश कुमार को बैठने में परेशानी हो रही थी। अब क्यों परेशानी हो रही थी, इस बात को तिलक लगाने में भी परेशानी। हाँ, तिलक लगाने, खैर नीतीश कुमार तो चाहते भी नहीं है ना, वो तो भाई वो तिलक भी लगा लें और टोपी भी पहन ले, दोनों काम करते हैं। वो ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं कि जिससे कोई दूसरा संदेश आ जाए। हाँ, लेकिन कुर्सी लगाकर उन्होंने संदेशा दे दिया, जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। भले ही नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे हो, अमित शाह नहीं बोल रहे हो, लेकिन नीतीश कुमार ने यह दिखा दिया कि बिहार में हम ही हैं, हम ही हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो बराबर वाली कुर्सी पर बैठ सकते हैं, क्योंकि जब वह आते हैं तो हमारे राज्य के मेहमान होते हैं, और प्रधानमंत्री भी हैं, हमसे बड़े हैं, लेकिन आपके साथ हम बराबरी वाली कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। बड़ा मैसेज, हाँ बड़ा मैसेज दे दिया। हाँ, और यह देखिए, यह बात तो तय ही है ना कि जब सीट शेयरिंग होगी एनडीए में, तो जेडीयू की सीटें एक सीट अधिक हो या 2 सीट अधिक हो, विधानसभा के चुनाव में जेडीयू की सीटें 1 या 2 अधिक होगी, चाहे 103 हो और 102 हो। 103 भाजपा, 102 हाँ 102 नहीं मार पीनेगा, 103 जेडीयू, 102 भाजपा, या 104 हो जेडीयू और 101 हो, हाँ 101 हो, 205 की बात और 38 की बात हो रही है। हाँ, तो जेडीयू की, और देखिए इस बात को हम फिर बार बार कहते हैं, अब तो नीतीश कुमार फ्री बीज बांट कर और भी लुभा रहे हैं लोगों को कि भाई 125 यूनिट बिजली फ्री मिलने लगी। अब देखिए, बिजली कट की समस्याएं अधिक बढ़ गई हैं। हाँ, और एक बहुत जानकारी मिल रही है कि घर में 4 भाई हैं तो चारों अलग अलग बिजली कनेक्शन ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, चारों अलग अलग बिजली कनेक्शन ले रहे हैं। हाँ, तो 500 यूनिट बिजली फ्री हो गई, 500 यूनिट बिजली फ्री हो गई। हाँ, तो ये भी चल रहा है। हाँ, बिहारी और जुगाड़। हाँ, अरे बिहार वाले तो जुगाड़ के लिए वहां तो, हाँ, तो यह भी सच है कि नीतीश कुमार के प्रति लोगों का बैर नहीं है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर लोग चिंतित रहते हैं। नीतीश कुमार से दुश्मनी नहीं है किसी को, नहीं। हाँ, नीतीश कुमार से दुश्मनी नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, नीतीश कुमार बाबा बन गए हैं, यह सब बातें हैं। यदि वह आज निशांत कुमार को राजनीति में ले आए, हाँ निशांत कुमार को राजनीति में ले आए, तो खेल बिगड़ जाएगा बाकियों का। हाँ, नहीं, बाकियों का खेल तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। जो एनडीए का ग्राफ है वो और बढ़ जाएगा। तो नीतीश कुमार ने यह संदेशा दे दिया कि बिहार का मतलब अब भी नीतीश कुमार ही हैं, और बिना नीतीश कुमार के एनडीए नहीं है, यह मान लीजिए। अमित शाह पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में 3 शक्तियां, बहुत पहले बिहार में 3 शक्तियां, भाजपा,
जदयू, राजद, और इसमें बैलेंसिंग पावर जेडीयू के पास है। वह जिधर होता है सरकार उसकी हो जाती है। सरकार उसकी हो जाती है, यानी कि देखना होगा आगे आगे क्या कुछ होता है। तो अब हम अगली सीट का जिक्र करेंगे। हाँ। और अगली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है बख्तियारपुर की सीट। क्या कह रहा है बख्तियारपुर, क्या आ रही है बख्तियारपुर की? देखिए, अब आप बख्तियारपुर पर आ गई, पहले बिहार शरीफ पर थी जी, नालंदा नीतीश कुमार का। हाँ, और लेकिन बिहार शरीफ नहीं है नीतीश कुमार का। हाँ, बिहार शरीफ नहीं है नीतीश कुमार का जी। अब बख्तियारपुर, जहाँ के वोटर हैं नीतीश कुमार, गांव भले कल्याण बिघा है। पहली बार हरनौत से चुनाव जरूर जीते, लेकिन परवरिश तो बख्तियारपुर में ही हुई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बख्तियारपुर में आरजेडी की जीत है। बिल्कुल, नीतीश कुमार जहाँ पले बढ़े, जहाँ वोट देते हैं, वहां 2020 में आरजेडी ने जीत हासिल कर ली। अनिरुद्ध यादव आरजेडी के 89,483 मतला का चुनाव जीते थे, और रणविजय सिंह बीजेपी वाले 68,811 मतला का चुनाव हार गए थे 20,672 मतों से। और आपको जानकर और दंग हो जाएंगी कि 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तब यहाँ आरजेडी हार गई थी। अच्छा, तब यहाँ आरजेडी हार गई, तब यहाँ आरजेडी हार गई थी। हाँ। तब बीजेपी वाले रणविजय सिंह चुनाव जीत गए थे। रणविजय सिंह चुनाव जीत गए थे, और उन्हें 61,496 मत आया था। और अनिरुद्ध यादव जो अभी विधायक हैं, वह हारे थे, उन्हें 53,594 मत आया था, 7,902 मत। लेकिन तब यह संजोग बना था कि रणविजय सिंह बीजेपी वाले बिना नीतीश कुमार के रहते हुए भी चुनाव जीत गए थे, क्योंकि एक जितेंद्र यादव, राघोपुर का भी एक इलाका था, मतलब गंगा के उस पार का इलाका, काला दियारा जिसे कहते हैं, तो वह भी बख्तियारपुर के विधानसभा क्षेत्र में है। तो एक जितेंद्र यादव, जिसे लोग हेलीकॉप्टर वाला के रूप में जानते हैं, वह चुनाव लड़ गए थे, और 11,000 मत उन्होंने काट लिया था आरजेडी का करीब। तो आरजेडी का मत थी। ठीक है। तो अब क्या है कि 2025 में अनिरुद्ध यादव तो आरजेडी से फिर तय मानिए फाइनल, लेकिन रणविजय सिंह जो 2020 में हारे, 2015 में जीते थे, क्या उन्हें टिकट फिर से मिलेगा? इस पर संशय है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बड़ा प्रश्न। ईबी एलियस लल्लू मुखिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्यों संशय है कि 2015 में ही जीते, और 2019 के चुनाव में रविशंकर प्रसाद इनके विधानसभा क्षेत्र से पिछड़ गए। अच्छा, हाँ, 2020 में इन्हें फिर से टिकट दिया गया, ये चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में रविशंकर प्रसाद फिर से इनके विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ गए। अच्छा, हाँ, तो सवाल तो बनता है। और वहां किसनौत, मजरौत, ये सब भी बहुत झगड़ा है। हाँ। तो अब वहां कई उम्मीदवार बीजेपी के भीतर बहुत मजबूती से, गौतम यादव पुट्टू की कहानी हमने सुनाई थी, हाँ, दावेदारी, बिल्कुल। वह भी दून स्कूल के पढ़े हुए। देखिए, मैं तो फतुआ का रहने वाला हूं, और मुझे फतुआ बख्तियारपुर के बीच यह मालूम हुआ कि भाई इधर का भी कोई लड़का दून स्कूल में पढ़ा। हम लोग के लिए तो सपनों का स्कूल था। तो गौतम यादव पुट्टू संगठन करता है। जब भी पटना में कोई बड़ी मीटिंग होती है, सभा होती है, लोगों को लाना होता है, तो वो एक कुणाल यादव की चर्चा चलती रहती है। इधर के दिनों में एक सुधीर यादव की बहुत तेज चर्चा है। तो ये किसनौत हैं, ठीक है ना। हाँ, तो और किसनौत हैं, और डॉक्टर विनोद यादव, देखिए पहली जीत बीजेपी के कैंडिडेट को मिली थी बख्तियारपुर में, डॉक्टर विनोद यादव विधायक हुआ, उनके ये प्रतिनिधि हुआ करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा जब बीजेपी के सांसद थे, तब उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे। अच्छा, ठीक है ना। और पंचायत समिति, मुखिया, जिला परिषद, जिसको चाहा सुधीर यादव ने अपने बूते, अपने क्षेत्र में जितवाया, ठीक है ना। हाँ। तो अब सुधीर यादव की चर्चा हो रही है, मतलब बीजेपी में जो घमासान मचा हुआ है, ये किसान मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं। बार जिला जो संगठन, हाँ, बीजेपी में संगठन होता है ना, हाँ, बार जिला संगठन है, उसके प्रभारी सह प्रवक्ता भी हैं। तो ये जो स्थिति है भाई, अब देखिए जो ये रणविजय सिंह है, अब कहा जाता है कि रणविजय सिंह वहां भाजपा के ध्वजवाहक हैं, 2 बार टिकट मिला, और रवि मुखिया जैसे लोग चुनाव हार गए, जिला परिषद भी हार गए। तो ये तो बहुत विचित्र वाली बात है। तो अब सुधीर यादव, गौतम पुट्टू यादव और ये रणविजय सिंह,
इनके बीच टक्कर चल रही है, कुणाल जाधव इनके बीच टक्कर चल रही है, टिकट किसको, और सबके अपने अपने तर्क हैं। हाँ, अब और वहां देखिए किसको टिकट मिलेगा, इसमें संगठन की भूमिका तो है ही, फैसला करना है। दिलीप जायसवाल हैं, सम्राट चौधरी हैं, भिखूभाई दलसानिया हैं, विनोद तावड़े हैं, और आला कमान नागेंद्र जी हैं, और रविशंकर प्रसाद और ऋतुराज सिन्हा की भी दिलचस्पी तो इधर है ना। बिल्कुल है, पटना साहिब। तो यहाँ ये मसला फंसा हुआ है कि भाई इनका जो परफॉर्मेंस है रणविजय सिंह का, इसको कसौटी पर तौला जा रहा है कि आपको हम टिकट देते हैं, आप चुनाव हार जाते हैं। हाँ। 2015 में इसलिए जीत गए क्योंकि एक जितेंद्र यादव खड़ा हो गया। और अब रविशंकर प्रसाद 2019 में भी पिछड़ गए, 2024 में भी पिछड़ गए। तो बख्तियारपुर में भाजपा के टिकट को लेकर अभी घमासान की स्थिति है, घमासान की स्थिति मची हुई है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। लेकिन अब हम जिक्र करेंगे चिराग पासवान का भी। चिराग पासवान बिहार में एक्टिव हुए, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से शांत हो गए हैं चिराग पासवान। क्या चल रहा है चिराग पासवान के मन में? अमित शाह के साथ हुई मीटिंग के बाद थोड़े खामोश हो गए हैं। अमित शाह ने कहा है कि थोड़े शांत रहिए, लेकिन अरुण भारती समय समय पर, लेकिन अब वो भी शांत हो गए, ट्वीट नहीं आ रहा है। हाँ, चेतन आनंद वाला याद है ना। हाँ, वो लास्ट वही था। हाँ, लास्ट वही है। हाँ। तो चिराग पासवान मुझे लगता है कि एनडीए में ही रहेंगे, और फिर से हम कह रहे हैं कि उनकी सीटें 20 से 25 है। 20 से 25 वह 30 चाहते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई पड़ती नहीं है। स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई पड़ती नहीं है क्योंकि अब तक जो जानकारी है, मैं कई दिनों तक दिल्ली में भी था, कि 205 और 38 का फार्मूला है। 205 बीजेपी जेडीयू, और 38 में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। तो 20 से 25 में 22 हो जाए, 23 हो जाए। 22-23 के बाद भी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को समझाना बहुत कठिन है। इसलिए 25 नहीं पहुंच सकता है। 30 भूल जाइए। हाँ, 30 भूल जाइए। और इस बात को फिर से स्पष्ट कर दिया गया है कि नीतीश कुमार का ही नेतृत्व है। तो इधर के दिनों में आपने देखा होगा कि वह शांत है। थोड़े बीमार भी थे, थोड़े बीमार भी चल रहे थे। टाइफाइड हो गया था। हाँ, तो खामोश हुए हैं। और उनका शायद तर्क यह भी था कि यदि अभी से हम कह दें कि हमें इतनी ही सीटों पर लड़ना है, तो हमारे साथियों का क्या होगा? हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं का क्या होगा? मनोबल टूट जाएगा। और अब उनके साथ रहने वाले कई जो अपने हैं, उनका भी मनोबल टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैसे राखी के मौके पर उन्होंने दिखा अपने किस तरीके से राखियां बनवाई हैं। तो चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे। चिराग प्रशांत किशोर के दोस्त हैं, लेकिन हमने अभी एक इंटरव्यू में सुना कि भाई चिराग पासवान में उतनी हिम्मत तो है कि 2020 में हमने अकेले इतनी सीटों पर लड़ा। हाँ, यह बात उन्होंने कही कि हम में इतनी हिम्मत तो है। अभी तो भाई अकेले प्रशांत किशोर ही कह रहे हैं ना कि हम 243 पर लड़ेंगे। तो ये स्थिति चिराग पासवान को रहना चाहिए एनडीए के भीतर ही। यानी कि चिराग पासवान इधर उधर तो नहीं होने जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब हम लेकिन जिक्र कर लेते हैं दानापुर की सीट, रीतलाल यादव का दानापुर। क्या होगा दानापुर का? देखिए, दानापुर की चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं। और आज चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि दानापुर में भाजपा में भी कुछ नए नाम जुड़ रहे हैं, और आरजेडी में भी सस्पेंस बढ़ रहा है। बिल्कुल, आरजेडी में भी सस्पेंस बढ़ रहा है, क्योंकि रीतलाल यादव की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं पड़ रही है। और आपको पता है कि दानापुर वैसा दानापुर नहीं है जैसा दानापुर 2000 में था, जैसा दानापुर 2005 में था। दानापुर का विस्तार बहुत हुआ है। बिल्कुल हुआ। दानापुर में नए वोटर बहुत जुड़े हैं, जो जातीय सीमाओं से अलग हैं, दूर हैं। ठीक है, विस्तारीकरण के बाद। बिल्कुल जी। तो रीतलाल यादव की मुश्किलें जिस तरीके से कम नहीं हो रही है, यूं कहें कि मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल। और उनके जितने सहयोगी हैं, जितने परिवार वाले हैं, उन पर कानूनी शिकंजे कसते ही जा रहे हैं। बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। हाँ, ललन सिंह तो बार बार कह रहे हैं कि उनके साथ रीतलाल यादव है, कोई फ्रीडम फाइटर है क्या? कोई फ्रीडम फाइटर है क्या? तो आरजेडी के भीतर भी एक चिंता है कि दानापुर क्या रीतलाल यादव को फिर से लड़ाना
क्योंकि रीतलाल यादव अपनी ताकत के लिए जाने थे। और जैसे ही आप जेल जाते हैं और जेल में भी आप भागलपुर जेल पहुंच जाइए और जब सरकार की आंखों में इतने आप तिरछे हो, चुभ रहे हो, तो आपकी शक्ति आधी नहीं चौथाई हो जाती है। कि अभी तो ये स्थिति बनी हुई है ना कि जो रीतलाल यादव का नाम लेगा या रीतलाल यादव के साथ दिखेगा, पुलिस उसे उठाएगी और भीतर भेज देगी। तो चुनाव के वक्त में ऐसी परिस्थितियां बहुत ही मुश्किल हो जाती है। और अब वो जमाना रहा नहीं कि आप छाप देंगे, अब छाप देंगे। तो यह स्थिति अब आरजेडी के भीतर भी एक मंथन चल रहा है तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है, एक एक सीट मुख्यमंत्री जो बनना है, मुख्यमंत्री जो बनना है, तो वो महत्वपूर्ण है। अब चलिए बीजेपी की ओर। तो बीजेपी में अब एक बात और है, देखिए दानापुर को लेकर मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है, पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि यहाँ नीतीश कुमार की दिलचस्पी बढ़ गई है। अच्छा, हाँ, नीतीश कुमार की दिलचस्पी बढ़ गई है कि भाई पटना के शहरी क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र मुझे चाहिए और तो नजर दानापुर हाँ, है। हाँ, देखिए फतुआ को अब अभी आप पूर्ण रूप से पटना शहरी क्षेत्र नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, मसौरी तो लड़ते हैं, लेकिन उसे आप पूर्ण रूप से शहरी क्षेत्र नहीं कर सकते हैं। लेकिन दानापुर पूर्ण रूप से, क्योंकि अब सगुना मोड़ कहा जाता है कि पटना का नया डाक बंगला चौराहा है, पटना का नया। हाँ जी। तो पटना साहिब बीजेपी जीती हुई है, दीघा बीजेपी जीती हुई है, कुमरार बीजेपी जीती हुई है, बांकीपुर बीजेपी जीती हुई है। 2020 में आशा सिन्हा चुनाव हार गई रीतलाल यादव से दानापुर में। बिल्कुल, हाँ। तो अब नीतीश कुमार शायद कह रहे हैं, अब देखिए शायद हम कह रहे हैं और कहा जा रहा है कोई पुराने एक हैं। अब मैंने दानापुर में कई लोगों से पूछा, कोई मुश्किल से एक आध लोग नाम लेते हैं, कोई विनोद सिंह है जनता दल यूनाइटेड, अच्छा, जेडीयू, हाँ जेडीयू के, कि उनके लिए तैयारी चल रही है जनता दल यूनाइटेड की, कि जो बीएलए थे, बूथ लेवल एजेंट थे, ये सब भी उनके लिए काम कर रहे थे। खैर, तो ये चर्चा की बात है, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार कोई एक सीट चाहते हैं, यह बात कही जाती है। वैसे बीजेपी में तो यह बात करीब करीब पक्की हो रही थी कि रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक्टिव भी दिख रहे हैं। हाँ, रामकृपाल यादव बिल्कुल, रामकृपाल यादव वैसे भी एक्टिव रहते हैं, वैसे भी एक्टिव रहते हैं। मीसा भारती भले पाटलिपुत्रा के सांसद हो गई हैं, लेकिन मीसा भारती तो अधिक दिनों तक दिल्ली ही रहती हैं। तो लोग अपनी फरियाद लेकर रामकृपाल यादव के पास जाते हैं। सुबह गांधी मैदान में मुलाकात हो ही जानी है, वहीं और बहुत आसानी से मिलना, बहुत आसानी से पैरवी कर देना, काम होना ना होना अलग बात है। लेकिन जनता को यह संतुष्टि मिलती है कि हमारे नेता ने हमारे लिए कुछ किया और जब जरूरत हुई तो वह व्यक्ति पहुंच भी गया। हाँ, तो रामकृपाल यादव, इसी कारण आप देख रहे हो कि अभिमन्यु यादव की गतिविधियां कम हो गई। हाँ, अभिमन्यु यादव की, जिसे घर में शायद मोनू कहा जाता है। हाँ, मोनू कहा जाता है, क्योंकि अभिमन्यु यादव के बारे में पहले कहा जा रहा था कि फतुआ से चुनाव लड़ना करीब करीब तय है, चिराग से अच्छे संबंध भी है, और फतुआ सीट के बारे में चर्चा है भी कि वो एलजेपी को जा सकती है। वैसे बीजेपी वह सीट नहीं छोड़ने की बात कर रही है, बीजेपी में फिर से सत्येंद्र सिंह की चर्चा चल रही है। ठीक है, तो रामकृपाल यादव, अब देखिए आशा सिन्हा ने दावेदारी नहीं छोड़ी है, दावेदारी। हाँ, बेला यादव। अब देखिए एक नया नाम, संजय यादव। अच्छा, संजय यादव जो है दानापुर के पुराने भाजपाई हैं, और ये विजय सिंह यादव, उन्हें लोग मूंछ वाले कहते थे, ठीक है ना। हाँ, तो भाजपा के सांसद भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, समझे ना, विधायक भी थे, तो ये उनके परिवार के हैं। तो संजय यादव की चर्चा इस दिन बीजेपी में हो रही है। हाँ, हो रही है कि संजय यादव भी रेस में आ गए हैं, उम्मीदवारी की रेस में आ गए हैं। दानापुर नगर परिषद में ही इनका घर है, वार्ड नंबर 7, और इनकी पत्नी और भतीजी दोनों वार्ड काउंसिलर का चुनाव समय समय पर जीती हैं, शायद अभी भतीजी हैं, ठीक है ना। और यह भाजपा में यह मसौरी के विधानसभा प्रभारी भी रहे हैं, पटना ग्रामीण की उपाध्यक्ष भी हैं, और जब कभी नरेंद्र मोदी की सभा हुई, लोगों को लाना पड़ा या कोई कार्यक्रम हुआ, तो उन कार्यक्रमों में इनकी हिस्सेदारी ठीक ठाक रही है। तो संजय यादव की चर्चा भी दानापुर में इधर के दिनों में तेज हुई है। दही गोप की पत्नी की चर्चा हो रही थी, प्रियंका की, लेकिन वह चर्चा अब कम हुई है। अब रामकृपाल यादव, आशा सिन्हा, बेला यादव और संजय यादव, इनकी चर्चा दानापुर में तेज हो गई है। और उधर आरजेडी में रीथिंकिंग चल रहा है कि रीतलाल यादव को क्या करें, मना ले। देखिए
रीतलाल यादव को गुस्सा करके भी किसी को टिकट देना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल हाँ, है, बहुत आपको याद होगा कि मीसा भारती भले ही चुनाव हार गई थी, मीसा भारती जब पहली बार पाटलिपुत्र लड़ने गई तो लालू यादव को रीतलाल यादव के घर जाकर भोजन करना पड़ा था। बिल्कुल याद, हाँ, बिल्कुल याद है ना, याद है। हाँ। और रीतलाल यादव उस वक्त शायद जेल में थे, उनके पिताजी ने मेजबानी की थी। हाँ, तो ये स्थिति है दानापुर की, ये स्थिति है दानापुर की। अब हम जिक्र करेंगे मुकेश सहनी का। हमने जिक्र किया चिराग पासवान का, मुकेश सहनी को लेकर के भी तरह तरह की चर्चाएं होती ही रहती हैं। आपकी खबर क्या बताती है? क्या वाकई में मन डोल रहा है क्या मुकेश नहीं, सहनी? वाकई में मन डोल रहा है, नहीं डोल रहा है, हम ये नहीं कह रहे। हाँ। लेकिन आज मुकेश सहनी की ये स्थिति हो गई है, इसमें कोई शक नहीं कि वह मल्लाहों के सबसे बड़े नेता बिहार में बन गए। हाँ, बिल्कुल। और मल्लाहों का वोट बैंक उनके पास है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की, राजभूषण चौधरी निषाद, हरीश सहनी और तमाम, लेकिन सफलता नहीं मिली। और जेडीयू ने भी मदन सहनी, सफलता नहीं मिली। हाँ, हाँ। तो आरजेडी मतलब महागठबंधन को 32% से आगे बढ़ने के लिए मुकेश सहनी की जरूरत है। और हमने आपको इसी पॉडकास्ट में कहा था कि देखिए एनडीए एज लिए हुए है। हाँ। लेकिन आज की तारीख में एनडीए और महागठबंधन में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यह प्रशांत किशोर की लिस्ट के बाद तय होगा कि यह अंतर और बड़ा होता है या अंतर और। हाँ, देखिए कई लोग तो त्रिशंकु विधानसभा की बात करने लगे, हंग असेंबली की बात करने लगे। जी जी। तो ऐसी स्थिति में जब एनडीए यह दावा कर रही है कि 2025 में 225, 25 से 30 फिर से नीतीश, ठीक है ना। हाँ, लेकिन दावा करने वाले लोग भी, अब देखिए आप भी बात कर रही होंगी, जो 225 की बात कर रहे थे वह अब 200 की बात करने लगे हैं। कई लोग 225 की बात करने लगे हैं। लेकिन उनके मन में भी है कि यह 125 से 140 से आगे नहीं बढ़ रहा है, 125 से 140 से आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, तो हम इसे श्योर कैसे करें, 32% से आगे कैसे नहीं बढ़ने दें महागठबंधन को। तो मुकेश सहनी की जरूरत। मुकेश सहनी बहुत अच्छे बार्गेनर हैं। अब मुकेश सहनी ने कहा कि जब तक आरक्षण पर फैसला नहीं होगा, और देखिए यह विवाद और यह चर्चा कहां से तेज हुई, हम लोगों ने बिहार की बात कॉन्क्लेव किया, बिल्कुल लाइव सिटीज और डिस्ट्रिक्ट कुंज नेत्रालय ने। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि अमित शाह मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और साथ में यह भी कहा कि बीजेपी अजगर है, अजगर है। तो बीजेपी को इस बात का एहसास हुआ है, और नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास हुआ है कि अति पिछड़ी जातियों को पूरे तौर पर समेटे रखने के लिए मुकेश सहनी की जरूरत है। लेकिन हमने आपको यह बताया कि 205 और 38 का फार्मूला निकल चुका है। तो फिर यदि मुकेश सहनी जाएंगे उधर, तो देखिए आरक्षण पर कुछ करना होगा। हाँ। अब आरक्षण पर करने के लिए जब सरकार में कोई पार्टी होती है या आप सरकार में होते हैं तो आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। जैसे आज की तारीख में तेजस्वी यादव करें कि हम सरकार में आएंगे तो 2,500 देंगे, हम यह पेंशन राशि बढ़ा देंगे, हम इतने रोजगार कर देंगे, और नीतीश कुमार करके दिखा रहे हैं। 1100 ही दे रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं। तो सरकार यह भी कर सकती है कि भाई आरक्षण देने के लिए एक कमेटी बन जाए जो विचार करे। हाँ, तो अब सीटों की संख्या, क्योंकि सीटें जो 243 ही है, 205 और 38 की बात पहले हो चुकी है, उसमें 1-2 प्लस माइनस हो जाए तो कोई अलग बात है, राजनीतिक परिस्थितियां जो भी उत्पन्न हो। तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के लीडरशिप में यह सहमति बनी है। यदि मुकेश सहनी आते, मुकेश सहनी को 2020 में 11 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 16 से 18 सीटों की बात हो रही है। 16 से 18? हाँ, 16 से 18 सीटों की बात हो रही है। लेकिन मुकेश सहनी के लिए इधर भी 20 सीटों की बात है। ठीक है ना। मुकेश सहनी 20 पर भी नहीं मानने वाले हैं, 60 मांग रहे हैं। हाँ, नहीं 60 तो खैर नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बोला कि थोड़ा ही समझौता। हाँ ठीक है, थोड़ा ही समझौता, ठीक है ना। तो 60 तो नहीं होगा, लेकिन मुकेश सहनी भी जानते हैं मुकेश सहनी की सीटें 20 से अधिक होगी, 30 भी हो सकती है महागठबंधन में। लेकिन 16 से 18 की बात इधर भी हो रही है, लेकिन 16 से 18 में भी ये सीटें कहां से आएगी? बिल्कुल, हाँ, जब 205 आपने तय कर लिया, 38 बाकी 3 में बंटने हैं, तो कहां से? तब इसका जो फार्मूला निकाला जा रहा है कि मुकेश सहनी को दी जाने वाली जो सीटें होंगी, संख्या चाहे जो हो, संख्या मान लीजिए 12 है, तो 6 सीटें भाजपा अपने खाते से दे देगी और 6 सीटें जेडीयू अपने खाते से दे देगी। यदि संख्या 16 है तो 8 इन्हें और 8 उन्हें, ठीक है ना। और यदि 18 है तो 9 इन्हें 9 उन्हें। तब यह माना जा रहा है कि मुकेश सहनी के आते ही संपूर्ण
जो अति पिछड़ी जातियां हैं इंटैक्ट हो जाए। इंटैक्ट, क्योंकि देखिए कुशवाहा जाति में पहले छेद हो चुका है। तेजस्वी यादव उस फार्मूले में है कि हमें नालंदा में भी कुर्मी के खिलाफ कुर्मी नहीं लड़ाना है। बिल्कुल। हमें कुर्मी के खिलाफ धानुक लड़ा देना है, हमें धानुक के खिलाफ कुर्मी लड़ा देना है, कुर्मी के खिलाफ कुशवाहा लड़ा देना है, कुशवाहा के खिलाफ दूसरी जाति लड़ा। तो ये सारी स्थिति है। तो मुकेश सहनी अभी सबसे मोस्ट डिमांडिंग पार्टी बने हुए हैं, यानी कि वाकई में वीआईपी बने हुए जी हैं बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए तो अब हम अगली और अंतिम सीट की चर्चा कर लेते हैं। तो अंतिम सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है राजगीर की सीट। क्या कह रहा है राजगीर? कितने दिनों से आप राजगीर घूमने नहीं गई हैं? काफी अरसा हुआ, सालों बीत गए ना। और नीतीश कुमार का बस चले तो बिहार की राजधानी राजगीर बन जाए, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ राजगीर में ही, सब कुछ राजगीर में ही। और आपने राजगीर विधानसभा क्षेत्र का जिक्र कर दिया। हाँ बिल्कुल जी। राजगीर विधानसभा क्षेत्र पहले बता दें कि यह सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। और राजगीर विधानसभा क्षेत्र को नीतीश कुमार कैसे छोड़ेंगे? बहुत मुश्किल से इन्होंने इसे 2015 में हासिल किया था। 2010 में बीजेपी के ही कब्जे में था। तो जब 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन में गए, यह सीट सत्यदेव नारायण आर्य की मानी जाती थी, जिन्हें 2015 में नीतीश कुमार ने हरवाया और बाद में बीजेपी ने उन्हें गवर्नर बना दिया। जब सत्यदेव नारायण आर्य के गवर्नर बनने की खबर आई थी, मुझे याद है मैं दिल्ली में था। अच्छा। और सत्यदेव नारायण आर्य बिहार में एनडीए की सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन 2015 में हारते ही बिल्कुल गुमनामी में चले गए थे। तो जब यह खबर हुई कि एसएन आर्य को गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो लोगों ने मान लिया डॉक्टर एसएन आर्य। अच्छा। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं यही बुद्ध मार्ग में। लेकिन ये सत्यदेव नारायण आर्य थे। तो 2010 तक तो वही जीतते रहे, नीतीश कुमार साथ ही थे। 2015 में महागठबंधन में नीतीश कुमार बिल्कुल। तो 2015 में नीतीश कुमार ने राजगीर जीतने के लिए क्या किया जानते हैं? देखिए बिहार में अधिकांश आईपीएस लोग चुनाव हार जाते हैं, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार ने इस सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में एक दरोगा को चुनाव लड़वाया इस्तीफा दिलवाकर। एक दरोगा को सोशल इंजीनियरिंग कर दी। हाँ नहीं, दलित तो ठीक है, सुरक्षित क्षेत्र है। हाँ। ये रवि ज्योति, ठीक है ना। रवि ज्योति थानेदार अपने इलाके में बिल्कुल वो कहते हैं ना सिंघम। हाँ अच्छा। तो ये रवि ज्योति बिल्कुल सिंघम की तरह इसने काम किया था बिहार शरीफ में, दीपनगर में, बख्तियारपुर में, और इसकी छवि बिल्कुल तो सत्यदेव नारायण आर्य के खिलाफ लड़वाना था। वे बिल्कुल इतना बड़ा कद, तो इसे इस्तीफा दिलवाया, ठीक है, नीतीश कुमार ने मैदान में उतार दिया महागठबंधन का टिकट, और रवि ज्योति चुनाव जीत गए, सत्यदेव नारायण आर्य चुनाव हार गए, ठीक है। नहीं हारते तो राज्यपाल नहीं बनते, उनकी किस्मत भी कहीं और ले जानी थी। हाँ, बिल्कुल। तो रवि ज्योति को 2015 में 62,009 मत आए और सत्यदेव नारायण आर्य को 56,619 मत, 5,390 वोट से जीत मिली। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कब्जा हुआ। अब 2020 का चुनाव आया, नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ गए। सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल थे, बिल्कुल। हाँ। अब बीजेपी चाहती थी कि सत्यदेव नारायण आर्य के बेटे को टिकट दिया जाए, कौशल किशोर, ठीक है ना। तो नीतीश कुमार इस बात के लिए राजी नहीं थे कि हम फिर से सीट बीजेपी को दे दें, ठीक है ना। लेकिन आपसी तालमेल में इतना दबाव था तो उन्होंने कहा सत्यदेव नारायण आर्य के बेटे को हम ही चुनाव लड़ा देते हैं, कौशल किशोर। हाँ, हाँ। सीट जेडीयू के खाते में रहेगी। अब सीट जेडीयू के खाते में लड़ाना है सत्यदेव नारायण आर्य के बेटे कौशल किशोर को, तो अब समस्या हो गई कि यह तो जीती हुई सीट थी, रवि ज्योति उम्मीदवार थे। बिल्कुल। तो रवि ज्योति को उन्होंने भरोसा दिया कि तुम चुनाव मत लड़ो, तुम्हारा एडजस्टमेंट हम करते हैं। देखिए नीतीश कुमार के बारे में यह भी मानना चाहिए कि जब अब तो थोड़ी सेहत को लेकर सवाल होता है कि नीतीश कुमार ने यदि कमिट कर दिया तो उसे फुलफिल करते हैं। लेकिन रवि ज्योति को लगा कि हम एमएलए हैं, एक्स एमएलए हो जाएंगे, पता नहीं फिर क्या होगा, हाँ पता नहीं फिर क्या होगा। देखिए 5 साल जब आप राजनेता रह जाते हैं तो फिर सिंघम वाली छवि खत्म हो जाती है। तो रवि ज्योति से प्रतीक्षा नहीं किया गया। अच्छा। और जब नीतीश कुमार ने टिकट नहीं दिया तो वे तेजी से चले गए कांग्रेस में और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ गए, ठीक है। तो लड़ाई हुई कौशल किशोर वर्सेस रवि ज्योति चुनाव हार गए, सिंघम हार गए। जो सिंघम तब थे अब आउटडेटेड हो गए।
कौशल किशोर को 67,191 मत आया, रवि ज्योति को 51,143 मत आया, 16,408 मतों से जीत हार हुई। मंजू देवी एलजेपी की उम्मीदवार थी, 11,174 मत। ठीक है। अब 2025 की बात करें। अब बहुत लोग कहते हैं कि देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन राजगीर की सीट जीतना जेडीयू के लिए मुश्किल भरा है 2025 में। हाँ, 2025 में, ठीक है ना। तो रवि ज्योति फिर से चुनाव लड़ेंगे और कौशल किशोर जेडीयू से फिर से लड़ेंगे, अभी तय मानिए। बीजेपी की सहमति भी रहती है। रवि ज्योति कांग्रेस में बने हुए हैं और एक दूसरे उम्मीदवार की चर्चा भी इधर के दिनों में बहुत हो रही है। अमर आजाद भीम आर्मी वाले। हाँ, जी 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 जी। रवि ज्योति दरभंगा से रहने वाले, लेकिन चूंकि इधर के थानों में उन्होंने काम किया था, इसलिए इधर ही छवि बनी थी, इसलिए राजगीर को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बना लिया। अमर आजाद यहीं के रहने वाले हैं। अमर आजाद 2020 के चुनाव में एलजेपी के टिकट पर उत्तर बिहार से कहीं से लड़ रहे थे। अमर आजाद की मुलाकात इधर के दिनों में आपने देखा कि राहुल गांधी से लगातार नजदीकियां बढ़ी हुई है। जब कुछ वक्त पहले कांग्रेस में भी राहुल गांधी की जब राहुल गांधी की सभा हुई तो वो बिल्कुल साथ दिखे थे। तो अब रवि ज्योति या अमर आजाद, ठीक है ना, कांग्रेस की सीट है महागठबंधन में, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी सत्येंद्र पासवान है। हाँ, ये पहले मुखिया थे और पहले आरजेडी में रहे हैं। तो ये स्थिति है राजगीर विधानसभा की। राजगीर जो ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर्स है वह कह रहे हैं कि इस बार कौशल किशोर के लिए कठिन है। लेकिन नीतीश कुमार का गिर जिला है। नीतीश कुमार क्या प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग नहीं करते, यह देखने की बात, ये वक्त बताएगा। तो इसी तरह से बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट में हम आपको बताते रहेंगे कि अलग अलग विधानसभा सीटें से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।